हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 इंग्लिश की द एलियन हैंड वाली बुक से चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं, जिसका नेम है ब्रिंगिंग अप करी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो करी यहाँ पर बात की गई है। करी जो है एक 5 मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट है, जो कि एक 9 साल के बच्चे के साथ, जो कि एकदम एलिफेंट के दोस्त जैसा था, उसके साथ वो रहता है। तो यहाँ पर जो 9 साल का बच्चा है जिसने उसे पाला है, वो अपनी पूरी स्टोरी बताता है कि करी उसके पास कैसे आया। तो करी क्या है? करी एक एलिफेंट का नाम है। सो करी द एलिफेंट वाज 5 मंथ्स ओल्ड व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। अब जो बच्चा है वो बताता है कि करी जो एलिफेंट था ना, वो सिर्फ और सिर्फ जब 5 महीने का था तब वो मुझे दे दिया गया था देखभाल करने के लिए। आई वॉज 9 years ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो। मैं जब 9 साल का था जब करी मुझे मिला था, और मैं उसके बैक तक पहुंच जाया करता था। अगर मैं अपने पैर थोड़े ऊंचे कर लूँ ना, मैं थोड़ा ऊंचाई से देखूँ, अपने पैरों को स्ट्रेच करूं, तो मैं उसकी बैक तक पहुंच जाया करता था। ही सेम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। वी ग्रू टुगेदर, दैट इज़ प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वाज। तो वो बताता है कि हम दोनों एक साथ बड़े हुए, तो मुझे पता ही नहीं चला कि 2 साल में वो कितना बड़ा हो गया। बस ऐसा लगता है कि वो उतना का उतना ही है, क्योंकि हम लोग एक साथ बड़े हुए। जो किड था 9 साल का, उसकी भी हाइट ग्रो हुई, जो करी एलिफेंट था उसकी भी हाइट ग्रो हुई। तो पता ही नहीं चला कि वो कितनी जल्दी इतना बड़ा हो गया। और फिर बताया जाता है कि वो एक पैविलियन में रहता था, एक थैच्ड रूफ के अंडर, जो कि ट्री पे लगी हुई थी, जिससे वो गिरे ना। तो यहाँ बताया जाता है कि पैविलियन का मतलब एक थोड़ा टेंट टाइप का थोड़ा था, बड़ा सा टेंट था जिसमें उस एलिफेंट को रखा जाता था। और एक थैच्ड रूफ का मतलब है घास वगैरह से, घास फूस से बनी हुई छत। तो वो छत जो थी ना, वो ट्रीज का सपोर्ट लेकर वो बनाई गई थी। इस तरीके से सब उसका घर अरेंज किया गया था एलिफेंट का, जिससे घर गिरे ना। क्योंकि एलिफेंट जब खड़ा होता है या चलता है, या उसका सिर अगर ऊपर की तरफ लग गया, तो पूरा झोपड़ा वगैरह जो उन्होंने अरेंज कर रखा है उसके लिए, टेंट वगैरह, वो टूटे ना या गिरे ना जब भी एलिफेंट उसमें से बाहर निकले या अंदर जाए। तो इसी तरीके से उन लोगों ने एलिफेंट का पूरा टेंट टाइप का बना रखा था। और यहाँ बताया गया है, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। अब वो बताता है कि करी ने आते आते ही सबसे पहला काम ये किया था कि किसी एक लड़के की ना जान बचाई थी। करी ज़्यादा कुछ खाता तो नहीं था, बट ही नेवरथलेस नीडेड 40 pounds ऑफ ट्विग अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। लेकिन उसे फिर भी ज़रूरत थी, जो टहनियाँ होती है ना, 40 pounds टहनियाँ वो एक दिन में खाता था और उनके साथ खेलता था। तो मतलब एलिफेंट के हिसाब से उतना नहीं खाता था, लेकिन फिर भी वो 40 pounds टहनियाँ वगैरह खा जाता था और उनके साथ खेला भी करता था एक दिन में। सो एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। हर रोज़ मैं उसे नहलाने के लिए, जो हमारे पास में रिवर थी, सुबह सुबह ले जाया करता था उधर, और वो वहाँ लेट जाया करता था सैंड बैंक पे, यानी जो मिट्टी है उसके पास लेट जाया करता था। और फिर मैं उसको रब करता था क्लीन सैंड से, और फिर रिवर में उसको नहलाता था लगभग 1 घंटे तक। और उसके बाद वो पानी में बहुत लंबे समय तक रहता था। और जब भी वो बाहर आता था, हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी, और उसकी स्किन बहुत शाइन करती थी। एंड ही वुड स्क्वील विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और जैसे मैं पानी उसके ऊपर डालता था और रब करता था ना उसकी बॉडी से पानी को, तो वो एकदम से चिल्लाता था। चिल्लाता का मतलब जैसे सूंड ऊपर कर अपनी आवाज़ निकालते हैं ना, तो वैसे ये किया करता था, यानी वो हैप्पी होता था। दैन I would take him by the ear because that is the easiest way to lead an elephant and leave him on the edge of the jungle while I went into the forest to get some delicious twigs for dinner। तो फिर मैं उसके कानों में थोड़ा सा पानी डाल दिया करता था, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा आसान तरीका है एक एलिफेंट को वहाँ रखने का, जंगल के कोने में रखने का, जब तक वो वहाँ रहता था एलिफेंट। मैं उस फॉरेस्ट में जाता था और उसके लिए कुछ टहनियाँ वगैरह काट कर लाता था उसका डिनर के लिए, ठीक है। तो वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विग्स। तो यहाँ बताया गया हैचेट क्या होता है। हैचेट का मतलब होता है स्मॉल एक्स, यानी जो एक्स होता है ना जिससे हम लोग काटते हैं, तो हमें एक्स भी काफ़ी शार्प चाहिए। कोई ऐसी शार्प चीज़ काटने के लिए चाहिए इन टहनियों को, क्योंकि टहनियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। तो लगभग आधा घंटा लगता था एक्स जो होता है ना उसको शार्प करने में, जिससे जो ट्विग है, जो टहनी है, वो अच्छे से कट जाए।
बिकॉज इफ़ अ ट्विग इज़ मल्टीलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। मल्टीलेटेड का मतलब टॉर्न एक्वार्डली और डिसफिगर्ड। अगर जो टहनियाँ होती थी वो थोड़ी अजीब तरीके से काटी जाती थी या फिर अच्छी नहीं लगती थी तो एलिफेंट उनको टच भी नहीं करता था। तो बड़ी मुश्किल से मुझे अच्छी तरीके से उन टहनियों को काटना पड़ता था जिससे वो सुंदर लगे, सही लगे और एलिफेंट उन्हें खा सके। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विग्स एंड सैपलिंग्स फॉर करी। करी के लिए पौधे काट कर लाना, टहनियाँ काट कर लाना बड़ा आसान काम नहीं था। अलग अलग तरीके के पेड़ों पे मुझे चढ़ना पड़ता था और बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी और पतली पतली जिसे वो खा सके उन वैसी टहनियाँ लानी पड़ती थी और वैसी सारे के सारे सैपलिंग्स वगैरह मुझे अच्छी तरीके से तोड़ कर लानी पड़ती थी। और he was very fond of the young branches of the banyan tree which grows like a cathedral of leaves and branches. I was gathering some one spring day in March. तो एक मार्च में एक दिन की बात है, वो जो एलिफेंट था ना उसे बनियन ट्री की जो ब्रांचेस होती हैं वो बड़ी अच्छी लगती थी। तो एक दिन बताता है ये जो किड है वो बताता है कि एक दिन मैं ऐसे ही टहनियाँ काट रहा था पेड़ पर चढ़कर। तो ये बात है मार्च के एक दिन की। तो तभी मैंने करी को मुझे बुलाते हुए सुना, जो कि दूर से करी मुझे बुला रहा था। मैं काफ़ी छोटा था तब, वेरी यंग। तो द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। यानी वो बता रखा है कि वो तो यंग था ही, बच्चा तो यंग था ही, लेकिन जो एलिफेंट था वो भी तब बेबी एलिफेंट था क्योंकि सिर्फ 5 महीने का तो ये लोग उसे लेकर आए थे। तो शुरू की ही यहाँ बात बताई गई है। तो वो काफ़ी छोटा था बेबी एलिफेंट। तो जो कॉल था ना, मतलब एलिफेंट की ज़्यादातर हमें जो एलिफेंट बुलाता है या एलिफेंट की साउंड एलिफेंट जैसी लगती है, लेकिन जब एलिफेंट छोटा होता है तो एलिफेंट की साउंड हमें बेबी जैसी लगती है। तो ये बताता है कि एलिफेंट जब काफ़ी छोटा था तो जब भी मुझे बुलाता था तो ऐसा लगता था कि बेबी बुला रहा है। एलिफेंट से ज़्यादा बेबी की साउंड लगती थी। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग him, so I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him, but he was not there. तो जैसे ही बेबी एलिफेंट ने उसे बुलाया तो वो उस बच्चे को लगा कि वो बताता है कि मुझे लगा कि किसी ने उसे मार दिया होगा या कोई उसे परेशान कर रहा होगा। तो वो जल्दी से पेड़ से उतरा और जहाँ कोने में वो छोड़कर गया था एलिफेंट को वहीं भागा भागा गया। लेकिन वो क्या देखता है, वहाँ पर तो एलिफेंट है ही नहीं। उसने हर जगह देखा बट ढूंढ नहीं पाया। फिर वो पानी के एकदम किनारे पे गया और फिर उसे ब्लैक कलर का कुछ दिखा कि पानी में कोई ब्लैक चीज़ इधर उधर घूम रही है। फिर वो एकदम से ब्लैक चीज़ बाहर निकली और वो मेरी एलिफेंट की सूंड थी। फिर मैंने सोचा कि वो तो डूब रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गया क्योंकि मुझे जो है जंप तो मैं कर नहीं सकता था वाटर में क्योंकि मुझे तैरना अच्छे से आता नहीं था। अगर तैर भी लेता तो 400 पाउंड का एलिफेंट मैं अकेले तो निकाल कर ला भी नहीं सकता था क्योंकि वो मुझसे हाइट में भी लंबा था और वेट में भी। तो मैंने उसका बैक देखी उस एलिफेंट की जो कि पानी से निकल सी रही थी। एंड द मोमेंट ही कॉट माई आइड ही बिगिन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू शोर। जैसे ही उसने देखा कि मैं आ चुका हूँ तो वो अपनी सूंड उठाकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो अपनी बात पर ऐसे आवाज़ निकाल रहा था। ही पुश्ड मी इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। फिर उसने क्या किया, अपनी सूंड बाहर निकालकर मुझे ही पानी में खींच लिया। और जैसे ही मैं पानी में गिरा तो मैंने क्या देखा कि एक लड़का जो है वहाँ पानी में एकदम नीचे एकदम सीधा लेटा हुआ है। ही हैड नॉट एल टुगेदर टच बॉटम बट वॉज समवॉट अफ्लोट। मतलब वो एकदम पानी के नीचे नहीं था लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो डूबने ही वाला है। I came to the surface of the water to take my breath and there Curry was standing, his feet planted in the sandbank as his trunk stretched out like a hand waiting for mine। तो देखिए फिर जैसे ही मतलब मैंने देखा कि चलो मैं अपनी सांस लेता हूँ, मतलब उसने सांस रोकी। फिर वो बताते हैं मैंने सांस रोकी और मैं पानी के अंदर जाने लगा जो बॉय मुझे लेटा हुआ मिला था उसे बचाने के लिए। तो फिर मैं क्या देखता हूँ, जैसे मैं वहाँ जाता हूँ वहाँ करी भी खड़ा हुआ था। उसके जो एकदम फीट थे वो वहीं पे थे, यानी पैर उसके एकदम पानी के नीचे थे और उसकी जो ट्रंक थी वो इस तरीके से निकली हुई थी। मतलब ये बताता है कि जैसे ये पानी है, एलिफेंट ने उसको पानी में फेंक दिया, वहाँ पर एक बॉय उसे लेटा हुआ मिला तो वो जो था बच्चा वो बॉय को बचाने के लिए जाने लगा। जो एलिफेंट था वो बाहर सैंड में आ चुका था, उसके पैर सैंड में थे लेकिन उसकी सूंड अभी तक पानी में थी एलिफेंट में। ऐसा लग रहा था कि एलिफेंट बचाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे ही वो लड़का जो पानी में पड़ा हुआ है वो बच जाए। तो वो दोनों के दोनों जो गए हैं, यानी वो जो 9 ईयर्स का बॉय है एलिफेंट का जो फ्रेंड है वो अंदर गया हुआ है उस बॉय को बचाने के लिए। फिर वो दोनों ही आ सकें उस सूंड की मदद से, इसलिए उसने जो अपनी सूंड थी वो वहाँ पर डाल रखी थी एलिफेंट ने।
I dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer, I could not swim ashore and the slow current was already dragging me down. तो वो बताता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा था उस डूबते हुए लड़के को बचाने की, लेकिन मैं अच्छा स्विमर नहीं था, मैं ज़्यादा अच्छी तरीके से स्विमिंग नहीं जानता था, इसलिए ना मैं बार बार नीचे की तरफ गिरा जा रहा था। और जैसे ही देखा करी ने, who was slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk and come halfway into the water, and I saw him stretch out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped. I found myself going under the water again. But तो अब यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि ये वो बच्चा है जो डूबा हुआ था और ये वो कूदा है उसे पानी में बचाने के लिए, है ना। तो क्या हुआ, वो अच्छा स्विमर नहीं था, बताता है ये कि मैं अच्छा स्विमर नहीं था इसलिए मैं स्विम नहीं कर पा रहा था। और जैसे ही करी एलिफेंट ने हमें देखा कि हम लोग ऐसे डूबे जा रहे हैं, तो वो एलिफेंट वैसे बड़ा स्लो था, लेकिन अचानक से पता नहीं करी को क्या हुआ, वो पानी में कूद गया और हमें बचाने के लिए आने लगा। उसने अपनी सूंड इस तरीके से दोबारा से बाहर निकाली और मैंने उसकी जो ट्रंक थी वो पकड़ ली, ठीक है। और लेकिन क्या हुआ, मैं पकड़ नहीं पाया, स्लिप हो गई, ठीक है। उसके बाद मैं पानी में दोबारा गिरने लगा, लेकिन this time I found that the water was not very deep, so I sank to the bottom of the water and doubled my feet under me, and then suddenly kicked the river bad and so shot upwards like an arrow in spite of the fact that I was holding the drowning boy with my hand। तो क्या बता रहे चाह रहा है कि उस समय जैसे ही मैं अंदर पानी के डूबा तो मुझे लगा कि पानी ज़्यादा डीप नहीं है, सो मैंने क्या किया, मैं पानी के एकदम नीचे की तरफ आ चुका था, मैंने अपने पैरों से ऐसे एक तरीके से लात सी मारी पानी में और एकदम ऊपर की तरफ उछल आया, और मेरे हाथ में वो लड़का भी था जो डूबा जा रहा था। तो हम दोनों एकदम ऊपर से पानी के आए, जैसे एक एरो आता है वैसे ही पानी के एकदम ऊपर आए। As my body rose above the water, I felt a lasso around my neck। और जैसे ही मैं ऊपर की तरफ आया ना पानी के, तो मुझे लगा कि मेरे नेक के आसपास कुछ कोई चीज़ है, और जैसे ही मैंने देखा मुझे डर लगाया कि मेरे नेक के आसपास क्या चीज़ है। मुझे लगा कोई सांप वगैरह, कोई वाटर एनिमल मुझे काट तो नहीं रहा, लेकिन मैंने करी की आवाज़ सुनी, मुझे पता था। फिर मैंने देखा कि वो तो ट्रंक है मेरे आसपास, यानी उसकी जो सूंड थी वही मेरे आसपास थी, मतलब वो उसी ने हमें बचाया था। जैसे वो पानी में गिरे तो उस मेरे आसपास तो ट्रंक लगी हुई थी, सूंड थी उसकी, तो इसी वजह से मैं पानी के एकदम ऊपर आ पाया। और उसी ने, करी नहीं, हम दोनों को एकदम पानी से ऊपर ले आया करी, ठीक है। अपनी सूंड मेरे आसपास उसने नेक के आसपास फंसा रखी थी और उसी ट्रंक की वजह से हम दोनों बच पाए। करी एक बेबी की तरह था, उसे ही हैड टू बी ट्रेन टू बी अ गुड, एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी ही वाज अप टू मोर मिस्चीफ देन एवर। मतलब उस दिन उसने जान बचाई एक लड़की की और मेरी भी। तो वो एक बेबी की तरह था, उसे अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, और अगर आप उसको नहीं बताओगे तो वो कभी कभी शरारती भी हो जाता था और बहुत सारी गलतियाँ भी कर लेता था। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव मी हिम सम बनानास टू ईट। फिर वो एक घटना बताता है कि एक दिन बनानास दिए थे करी को किसी ने, और वेरी सून ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। और धीरे धीरे ना उसे बनानास इतने पसंद आ गए कि जो बनानास होते हैं उसके लिए उसका प्यार बहुत बढ़ गया। तो हम ना काफ़ी सारे फ्रूट रखा करते थे। मैंने एक दिन क्या किया, बहुत सारे फ्रूट रख दिए एक विंडो के पास टेबल में, डाइनिंग रूम में, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन सारे बनानास अचानक से गायब हो गए, और मेरी फैमिली ने सारे के सारे नौकरों को कह दिया कि तुम लोगों की वजह से ही गायब हुए हैं, ज़रूर तुमने ही चुराए हैं सारे के सारे बनानास। कुछ दिन बाद जो फ्रूट्स थे वो दोबारा से गायब हो गए। इस बार सारे फैमिली वालों ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मैंने ही किया है, लेकिन मैं तो जानता था कि ये सब फ्रूट्स मैंने नहीं चुराए। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आई मेरे पेरेंट्स पे और नौकरों पे, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने तो फ्रूट्स लिए ही नहीं हैं और उन्होंने ही लिए हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे नौकर या फिर मम्मी पापा में से ही किसी ने फ्रूट्स लिए और सारे के सारे मुझे ब्लेम कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा से जब फ्रूट डिसअपीयर्ड हुए तो मैंने एक बनाना जो है करी के टेंट के अंदर देखा, और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ ये देखकर, क्योंकि मैंने कभी भी कोई फ्रूट वहाँ पर नहीं देखा था। और जैसा आप जानते ही हैं कि वो ज़्यादातर टहनियाँ ही खाता था करी, लेकिन आज मुझे उधर एक फ़्रूट दिख गया। उसके बाद मुझे पता चल गया कि भाई ये जो फ्रूट्स चुराने का काम हो रहा है बार बार, वो करी ही कर रहा है। दूसरे दिन क्या हुआ, मैं जैसे डाइनिंग रूम में बैठा था, मैं देख रहा था कि मैं वहाँ से कुछ फ्रूट लूँ उस टेबल पे से या ना लूँ। तभी मैंने क्या देखा कि एक सूंड टाइप की आई और वो सारी की सारी फ्रूट्स को ले गई, ठीक है। तो ब्लैक
कलर की कोई चीज़ थी, थोड़ा स्नेक टाइप की लग रही थी, और वो मेरी विंडो के पास आई और सारे के सारे बनानास उठाकर ले गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मैंने इस तरीके के स्नेक कभी भी बनाना खाते हुए देखे भी नहीं थे। तो मैंने सोचा कि बड़ा भयानक ही स्नेक है ये, क्योंकि आता है चुपके से और फ्रूट ले जाता है। फिर मैं रूम के बाहर जाकर देखा और बड़े ही डर से मेरा दिल धक धक कर रहा था कि मैं देखूं जाकर कि ऐसी स्नेक टाइप की क्या चीज़ आई जो सारे के सारे फ्रूट्स ले गई। तो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ बाहर गया और मैंने क्या देखा, मैंने ये सोच रखा था कि ज़रूर स्नेक होगा और वो वापस घर में आकर सारे फ्रूट खा जाएगा और हमें मार भी देगा, इसलिए मैं बाहर गया और मैंने देखा कि वहाँ तो करी भाग रहा है उन सभी फ्रूट्स को लेके अपने टेंट की तरफ। फिर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और दैट आई वॉन्टेड हिज कंपनी टू चीयर मी अप। आई रन आफ्टर हिम, मैं उसके पीछे पीछे भागा उसके पैविलियन में और मैंने देखा कि वो बनानास खा रहा है। फिर मैं एस्टॉनिशमेंट यानी हैरानी में वहाँ खड़ा रहा और जो बनानास थे वो सारे के सारे वो खाया जा रहा था। अपनी ट्रंक निकाल कर and reached for one far away from where he was standing. That instant the trunk looked like a black snake. फिर मैंने देखा कि जो ट्रंक है ना वो ब्लैक स्नेक की तरह लग रही है। तो आप गौर से देखोगे तो अगर आप इसके फेस पर ध्यान ना दें तो अगर आप देखें तो देखो इस तरीके से स्नेक टाइप की शेप नहीं आ रही जो ट्रंक है उसकी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि करी ही है वो चोर जो बार बार मेरे फ्रूट्स ले रहा था। तो मैं उसके पास गया और उसे कान से उठाया और एकदम खुशी खुशी अपने पेरेंट्स के पास गया और बताने गया कि वो करी था, मैं नहीं था जो सारे के सारे फ्रूट इतने हफ्तों से खा रहा था। फिर मैंने करी को बहुत डांटा। फॉर एलिफेंट अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन एंड आई सेड टू हिम। और जैसे बच्चे जो हैं वो सारे के सारे शब्द समझते हैं वैसे ही एनिमल्स जो होते हैं, एलिफेंट जो होते हैं वो भी समझ जाते हैं। तो मैंने उससे कहा कि दूसरी बार अगर मैं तुम्हें कोई भी चीज़ चुराते हुए देखूंगा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। और वो जानता था कि हम सब उस पर बहुत गुस्सा हैं, एक इवन नौकर भी उस पर बहुत गुस्सा है क्योंकि नौकरों पर भी एक बार ब्लेम हो चुका था कि तुम लोगों ने फ्रूट्स चुराए हैं, पर असल में चोर तो करी ही था। तो उसका जो प्राइड था ना, वो विश्वास जो था इतना टूट चुका था उसका कि उसने आगे से कोई भी चीज़ नहीं चुराई डाइनिंग रूम से। ठीक है, उसे अपना सबक मिल चुका था और बिल्कुल भी फिर वो कोई चीज़ नहीं चुराया करता था। और उसके बाद से अगर कोई भी उसे फ्रूट देता था ना, वो हमेशा जैसे किसी ने उसे फ्रूट दिया तो ऐसे ही नहीं कि वो फ्रूट खा लेगा, वो पहले थैंक यू करता था, उन्हें अपनी ट्रंक से थैंक यू बोलता था, उसके बाद ही वो फ्रूट खाता था। An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. तो यहाँ फिर बताया गया है कि जो एलिफेंट है अगर आप उसे पनिश करते हो, अगर उसने कुछ गलत किया और आपने उसे पनिश किया, तो अगर आप उसे पनिश करते हो किसी रीज़न के लिए, गलत करने के लिए, लेकिन अगर आप उसे बिना रीज़न के भी पनिश कर देते हो तो वो याद रहता है, वो उसे याद रहता है। अगर आप एलिफेंट को किसी भी चीज़ के लिए पनिश करोगे ना तो उसे याद रहता है और उसके बाद वो उसको पे भी करता है, यानी उस अपनी गलती को मानता है। ठीक है, फिर यहाँ बताते हैं कि एलिफेंट को बताना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, कब फास्ट चलना है, कब स्लो चलना है, ये सब एलिफेंट को सिखाना पड़ता है। अगर आप उसे ऐसी सारी की सारी चीज़ें एक बच्चे की तरह सिखाएंगे, अगर आप धट बोलेंगे और धट बोलकर आप उसको उसके कान से खींचेंगे तो फिर वो बैठना सीख जाएगा। इसी तरीके से अगर आप माली बोलोगे और उसकी ट्रंक को, सूंड को आगे की तरफ खींचोगे तो फिर वो समझ जाएगा कि ये चलने का इशारा है। तो इस तरीके से ना कुछ कुछ चीज़ें उसने बना रखी थी। मैं ये बताते हैं कि मैंने ऐसी कुछ कुछ चीज़ें बना रखी थी कि अगर मैं कुछ बोलूँ और इसके कान खींचूँ तो वो बैठ जाए, अगर मैं उसकी सूंड खींचूँ तो वो चलने लग जाए। तो करी ने सीख लिया था लर्न माली आफ्टर 3 लेसन्स, मतलब 3 लेसन्स के बाद उसने माली शब्द सीख लिया था कि जब भी मैं माली बोलूँ तो उसे चलना है। पर उसे 3 हफ्ते लगे धट सीखने के लिए, यानी माली जल्दी सीख लिया, धट सीखने के लिए उसे काफ़ी टाइम लगा। वो बैठने में ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन? क्या आपने सोचा है कभी कि एलिफेंट को बैठाना क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता है और इतना लंबा हो जाता है कि then you know who take care of him. So when he is 2 or 3 years old, you can only teach his back with a ladder. तो यहाँ बताते हैं कि वो इतना लंबा हो जाता है 2-3 साल में कि आपको तो बस उसकी बैक ही दिखती है और फिर सीढ़ी लगाकर आप उसके मुंह तक पहुँचते हैं। इसलिए उसे पहले ही स्टार्टिंग में ही सिखा देना चाहिए कि कैसे बैठा जाता है, जिससे जब वो बड़ा हो जाए और आपको उसका मुँह ही ना दिखे, इतना बड़ा और लंबा हो जाए, तो आप उसे धट या माली या जो भी चीज़ है धट बोल सको तो वो बैठ जाए। ठीक है,
और मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग है एलिफेंट को सिखाने की मास्टर कॉल। तो वो जनरली 5 साल उसने सीखे थे, मतलब 5 साल लगाए थे अच्छी तरीके से इस चीज़ को सीखने के लिए। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। तो मास्टर कॉल एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी साउंड होती है, ऐसा लगता है कि एक स्नेक और टाइगर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ऐसी तरीके की साउंड अगर आप उसके कान में बोलोगे, एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। अगर आप उसे अपनी मास्टर कॉल दोगे तो आप क्या सोचते हो कि एलिफेंट क्या करेगा। अगर आप जंगल में खो गए हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और सारी चीज़ काली काली दिख रही है, एक्सेप्ट जो ऊपर तारे हैं वही आपको दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा, आप बहुत डरे हुए हो, तो ओनली एक ही चीज़ आपको करनी है, अपनी मास्टर कॉल करनी है। तो एलिफेंट जो है एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और जैसे ही आप डरे हुए हो तो फिर एलिफेंट जो है एक बारी में ही आगे के सारे पेड़ हटा देगा अपनी ट्रंक से, और इस तरीके से सारे के सारे आसपास के जंगली जानवर भाग जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे पेड़ गिर जाएंगे, मंकी भी उठ जाएंगे अपनी स्लीप से और वहाँ भाग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करता है एलिफेंट जब आप उसे मास्टर कॉल देते हो। तो ये बताता है यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टेक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। तो जब भी मैं मास्टर कॉल देता हूँ तो एलिफेंट ऐसा करता है और आप बंदरों को इधर उधर जाते हुए देखते हो जब भी वो पेड़ काट देते हैं तब। तो आप टाइगर की आवाज़ सुन सकते हो। अगर इवन ही इज़ फ्राइटन्ड देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। तो जैसे आप मास्टर कॉल दोगे तो वो पेड़ हटाते जाएगा हटाते जाएगा हटाते जाएगा, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके लिए रास्ता बनते जा रहा है जैसे ही पेड़ हटते जा रहे हैं। तो जब आप खो जाओ ना तो एलिफेंट इस तरीके से काफ़ी काम में आ सकता है। और फिर आपको पता चलेगा कि उसने तो एक पूरी रोड बना दी है जंगल से सीधा आपके घर की तरफ। तो इस तरीके से मास्टर कॉल देने का फ़ायदा होता है। ये धन गोपाल मुखर्जी इसके राइटर हैं और ये करी द एलिफेंट से ली गई है ये कहानी। सो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।